नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके सवालों के ऊपर, खासतौर से पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों के ऊपर, और साथ ही साथ हर उस छोटी बड़ी बात पर, अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, जिनके जरिए आप अपने निवेश को और सुचारू रूप से चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, जो कि आपसे बातचीत करते हैं आपके सवालों पर, आपके पोर्टफोलियो की बिल्डिंग पर। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अलग अलग माध्यम स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। पहला नंबर, पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और एक्स पर, यानी कि फॉर्मर ट्विटर पे। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रवलीन बाजपेयी मैम मौजूद है। बातचीत करेंगे उनसे हम बिहेवियर इन्वेस्टिंग बायसेस को लेकर। ये बायस की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो आमतौर पे इस समय हमारा किया हुआ हर निवेश हमें अच्छा ही लगता है, चाहे वो कितना ही गलत निवेश क्यों ना हो, लेकिन आमतौर पे अच्छा ही लगता है। प्रवलीन मैम, ये मार्केट में कहावत है कि हमने जो चीज़ खरीदी उसकी लाख बुराइयां भी होंगी, लेकिन हमें वो बुरी नहीं लगेगी। ये इक्विटी में तो आमतौर पे देखा गया, क्योंकि इक्विटी है तो साथ साथ म्यूचुअल फंड भी उससे एसोसिएट हो ही जाता है। आप भी देखते हो क्या आमतौर पे ऐसा कि मैंने ये फंड लिया है तो ये खराब कैसे हो सकता है, या मैंने इसे बेच दिया तो ये चल कैसे सकता है? ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आती है क्या? नमस्कार सुमित जी। बिल्कुल, आई थिंक इस तरीके के बायसेस जो आप बोल रहे हैं, उसी से इमर्ज होता है सिचुएशन। हम अपनी डे टू डे लाइफ में आई थिंक बहुत सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में देखते हैं। शॉपिंग हो सकता है, आपकी हाउस होल्ड की रनिंग हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली इन्वेस्टिंग में। एंड इनफैक्ट जो आपने एग्जाम्पल दिया, इसको हम कहीं ना कहीं कॉन्फर्मेशन बायस का नाम दे सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा बायस है जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमारा एक व्यू पॉइंट रहा है, हम उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं अपने व्यू को कंफर्म करने के लिए। तो डेफिनेटली ऐसा बहुत बार होता है कि आप जो डिसीजन एक बार ले लेते हैं, आपका माइंड कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड जो सपोर्टिंग आपके अराउंड फैक्ट्स और फिगर्स आ रहे हैं, उन्हीं को पिक करने लगता है, और जो उससे विपरीत व्यू होता है, हम उसको कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहते हैं। एंड ये डेफिनेटली एक बहुत प्रोमिनेंट बायस है जो हम मार्केट्स में देखते हैं, और ये दोनों बाइंग और सेलिंग, जैसे आपने बोला, डिसीजंस को इम्पैक्ट भी करता है। एक और चीज़ है प्रवीण मैम, आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि अ, हमारे किसी सहयोगी, किसी सलाहकार, किसी जानने वाले, किसी पहचान वाले, किसी रिश्तेदार के पास कुछ फंड्स होते हैं, कोई निवेश होता है, और उनके फंड से, उनके निवेश की वजह से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आती हुई दिखती है, तो वो कहते हैं ये ले लो आप भी। जैसे आपने अक्सर वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का नाम देखा ही होगा स्क्रीन पर, हर दूसरे जानकार की तरफ से आता है, वो हर फंड, हर परिवार का हिस्सा है वो। इसलिए नहीं कि फ़ंड ख़राब है, फ़ंड तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन आमतौर पर वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड ज़्यादा हुआ है वो। ऐसी सिचुएशंस भी आपको मिलती होंगी कि इन्होंने कहा, ये डॉक्टरी में ज़्यादा होता है कि ये दवाई ले लीजिए अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये सिचुएशन आप लोगों को भी मिलती है क्या? बिल्कुल सुमित जी, जैसे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, या हम लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं अपने पैसे को लेके, इवन अपनी हेल्थ को लेके, ये हमारे कंफर्ट लेवल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अक्सर हम ये जरूरी नहीं है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, तो कई बार मुझे कुछ लोग बोलते थे कि उनसे बात करके तबीयत ठीक लगती है। तो मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि हमेशा दवाई असर करे, आपके ऊपर जो आपसे जो बात कर रहे हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। और यही चीज हम फंड्स में, इन्वेस्टमेंट्स में भी देखते हैं। और इसको अगर हम देखें तो एक हम फेमिलियरिटी बायस का नाम दे सकते हैं, जहां पे हम कंफर्ट सीख करते हैं। आप मान लीजिए, आपके जिस उम्र में अब हम लोग हैं, हमारे जितने दोस्त बन चुके हैं, हम उन्हीं में उठना बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ फेमिलियरिटी है, वो हमें ऑलरेडी जानते हैं। सेम चीज हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी होती है सुमित जी। जैसे जो इंसान हमेशा से एफडी करता रहा है, वो उसी में कंफर्ट सीख करता है, क्योंकि उस चीज से वो फेमिलियर है और उसके बाहर नहीं जाना चाहते। एंड यहाँ पे इसलिए अक्सर म्यूचुअल फंड्स की चॉइस में या स्टॉक्स की चॉइस में सेम बायस सामने आता है, क्योंकि जो हमारे करीबी लोग हैं,
अगर हमें वो कुछ सजेस्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा एक कम्फर्ट क्रिएट होने लग जाता है एंड हमें लगता है हाँ, हम यहीं पैसा डाल दें। सो डेफिनिटली ये एक तरीके से फ़ैमिलियरिटी बायस का रूप लेके आता है, जहाँ पे हम कई बार अपनी डाइवर्सिफ़िकेशन को भूल जाते हैं, हमारा क्या एलोकेशन होना चाहिए, हमारी सूटेबिलिटी के हिसाब से, हमारे फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, उसको हम भूल के अपने कम्फर्ट को और अपने जो एक बेसिकली दिल को हम ऊपर रखते हैं अपने दिमाग के ऊपर एंड हम अपनी डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ये रियल एस्टेट में ओवर एलोकेशन का बहुत बड़ा कारण है, ये फिक्स्ड इनकम में ओवर एलोकेशन का बहुत बड़ा कारण है। मैम ऐसा भी अक्सर आपको मिलता होगा क्योंकि आप सालों से टीवी पे आ रहे हो, आपको सब लोग जानते हैं, डिकेड्स ऑफ डिकेड्स से आप म्यूचुअल फंड कवर कर रहे हो। सो अक्सर किसी पार्टी में, किसी एरिया में आप जाते होंगे, पब्लिक गैदरिंग में जाते होंगे, तो आपसे लोग पूछते नहीं है कि हमने ये फंड ले लिया है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि वो ले तो अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन फिर वो आपकी एक मोहर भी चाहते हैं कि आप उस पर हाँ कह दो, अच्छा है कि नहीं है बता दो। ये आपसे नहीं होता क्या? बिल्कुल सुमित जी, और अभी तो मेरे ख्याल से जब हम मार्केट्स को जैसा आपने बोला ना चढ़ता हुआ देखते हैं, इस टाइम पे तो हमें सारे अपने डिसीजन सही लगते हैं। कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा चाहते हैं कि हाँ, उस पे अगर हमें हाँ। राय मिल जाए तो, बट डेफिनिटली हमें डिसीजंस बहुत सही दिखते हैं। और ये सारे डिसीजन सुमित जी हमने क्या होता है अपनी बहुत रीसेंट इवेंट्स के बेसिस पे ही लिए होते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि भई डिफेंस सेक्टर जैसे अभी बहुत अच्छा किया साल के आपके अगर डिफेंस का हम इंडेक्स के रिटर्न्स देखें तो 115% रिटर्न है। तो हमें लगता है वही होता रहेगा, बहुत बढ़िया रिटर्न आए हैं, हमारे भी यही 100% रिटर्न बन सकते हैं। तो लोग इस टाइप के बायसेस में आके जिसको हम कहते हैं कि कोई भी आपने जब रीसेंट इवेंट्स या रीसेंट आपने देखे रिटर्न्स, उनको आप पकड़ के इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, तो आप थोड़ा-सा डेफिनिटली चाहते हैं कि आगे के लिए आपको कोई उस चीज़ की सलाह दे दे, पर आपका डिसीजन मेकिंग का जो मेन क्राइटेरिया रहा होता है, वो आपके हुँ। नियर टर्म इवेंट्स रहे होते हैं। एंड इसको हम रीसेंसी बायस का नाम देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुमित जी इस बायस को समझना, क्योंकि अगेन क्या होता है कि हमने पास्ट रिटर्न्स देखे मान लीजिए, या कई बार हम अंडर परफॉर्मेंस के चलते उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम किसी को बोलते हैं मार्च या अप्रैल 2020 में क्या पैसा डाल दीजिए, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो मार्केट की गिरावट थी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए बहुत लोग जिनका स्पेशली एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट से, पैसा नहीं डालते। तो हम लोग की डेफिनेटली थोड़ी बहुत राय काम आ सकती है लोगों के, बट इस टाइप के बायसेस को इन्वेस्टर्स को खुद से समझना, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग ले। उनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो उनके इमोशंस के द्वारा हमेशा प्रभावित ना हो। तो एक और चीज़ प्रवीण मैम, पहले एक ऐसा समय होता था जब इन्फॉर्मेशन की अभाव होती थी, तब बहुत लिमिटेड एक्सेस होती थी, कुछ कुछ एनईवीज कुछ कुछ दिनों में आती थी, स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ दाम पेपर में एक हफ्ते में छपते थे, ऐसी सिचुएशन आती थी, वो एक समय था। अब एक ऐसा समय है जब एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, आपको जितनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट लोड्स एंड लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप हर तरह, अब तो लोग एनएवी का भी चार्ट बना के उसके भी टेक्निकल लेवल निकाल लेते हैं। ये तक सिचुएशन मैंने अभी देख ली हाल फिलहाल में। सो वो ज़्यादा बेटर था या ये ज़्यादा बेटर है, या वो ज़्यादा खराब था या ये ज़्यादा खराब है? एक्चुअली अच्छा है सुमित जी, इंफॉर्मेशन इज रियली गुड, बट क्या होता है कई बार इंफॉर्मेशन हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर देती है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ। इसको अगर हम देखें तो इतनी अबंडेंस है जो हमारे इर्द गिर्द, हम सोशल मीडिया पे है, टीवी पे है, इसी इसी चीज के चलते मार्केटिंग को आप देखिए तो अब कितना बढ़ावा मिला है, और इन्हीं चीजों को हम इन्वेस्टमेंट्स में भी देखते हैं। आप अगर एडवर्टीजमेंट्स को देखिए तो वहां पे आपके ये जिसको हम फ्रेमिंग बायस बोलते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो चीज मान लीजिए अभी हाल ही में बहुत अच्छी हुई है या कोई इवेंट्स घटे हैं, उनके फैक्ट्स फिगर्स एक अच्छी प्रेजेंटेशन दिखा के इन्वेस्टर्स के सामने जब वो आती है, एंड क्योंकि इतनी अबंडेंस है इन्फॉर्मेशन की और वो हर जगह इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, उनको लगता है कि इस चीज में तो जैसे मुझे जरूर पैसा लगा देना चाहिए, वो उस फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ईमेल कम्युनिकेशन देख लीजिए, चाहे आईपीओस की हो, चाहे फंड हाउसेस द्वारा एनएफओस की हो, इतनी ज्यादा तादाद में आती है कि निवेशक को लगता है कि अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया तो मतलब मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, छूट रहा है मेरा। और इसको फ्रेमिंग बायस कहते हैं, बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से कई बार पॉजिटिव साइड दिखाते हुए और नेगेटिव साइड को, नॉट दैट कि आप शायद छुपा रहे हैं जानते हुए, बट आप उसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं, एंड डेफिनेटली हम उसको पकड़ लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को जल्दी, जो ज्यादा हमें हाईलाइट की जाती है और बहुत हमें अपील कर रही होती है।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेमिंग बायस का शिकार होते हैं। अगेन बहुत सारी हमारी डिसीजन मेकिंग इस पूरी ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते भी कई बार हो जाती है। तो ये एक लंबा डिस्कशन है प्रवीण मैम, इसके ऊपर बातचीत करने बैठेंगे तो पूरा शो ही कंज्यूम हो जाएगा। इस तरह की इसमें चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। खैर, कुछ दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं पहले। दत्ता साहब हैं, एस दत्ता साहब, कोलकाता से बातचीत करने के लिए। दत्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दत्ता साहब, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके और क्या सवाल है आपका? बिल्कुल क्लियर सर, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है, आप सवाल पूछिए। हमारा आवाज आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। हेलो सर। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रहा है, पूछिए सवाल दत्ता साहब। दत्ता साहब, साफ आवाज आ रहा है, पूछिए। हम पूछ रहे हैं, हम एक तो प्रोफाइल भेजे, हम 35,000 SIP करते हैं, उसमें हमारा फंड चॉइस सही है कि नहीं। और अभी हमारा एग्जिस्टिंग भी हम बता दिए, पोर्टफोलियो 42 है हमारा म्यूचुअल फंड में और 16 है। ये पोर्टफोलियो लेके, ये जो SIP है, ये अमाउंट लेके हम हमारा रिटायरमेंट जो ये 8 साल बाद, उसमें हम 2 करोड़ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हम ये यूट्यूब देख के, आप लोग का चैनल देख के ये सब हम सिलेक्ट किए हैं। आप स्टेप अप भी कर सकते हैं, अगर स्टेप अप का भी करने की जरूरत है मंथली, तो वो भी हमको काइंडली बता दिया जाए। तो हमारा जो टारगेट है 2 करोड़ है, वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर हम समझा पाए। चलिए प्रवीण मैम, दत्ता साहब का सवाल है कि 8 साल में ये 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं, इनका रिटायरमेंट होगा तब तक। 35,000 रुपए की SIP है, 42 लाख रुपए इनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो पहुंच चुका है, 16 लाख का इनका इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है। फंड्स ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़े से डाइवर्सिफाइड दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ। आप बाकी ज़्यादा बेहतर जानती हैं, तो क्या करना चाहिए इन्हें, क्या सिचुएशन है इनकी? जी सुमित जी, बहुत अच्छा है। एक तो एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश कर रहे हैं। 35,000 का इन्वेस्टमेंट इनका अच्छा है, 42 लाख इनके पास ऑलरेडी है, पर फंड्स इनके पास ज्यादा है, करीबन 9 फंड्स हैं। पहले इनके गोल पे बात करते हैं सुमित जी। अगर हम 12% का पोर्टफोलियो रिटर्न्स आज से लेके चले XIRR, तो ये करीबन 1.6 करोड़ जमा कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहेगा। पर अगर इनको मान लीजिए 15 से 16% का रिटर्न मिल गया मार्केट्स में, जो थोड़ा हायर साइड पे है, तो ये इसी इन्वेस्टमेंट से 2 करोड़ को पहुंच सकते हैं। बट आई फील टू बी ऑन द सेफर साइड, ये थोड़ा अगर स्टेप अप कर लेंगे, जैसे 35,000 डाल रहे हैं, अगर इसको 40 कर ले और 42-45 तक ले जाएं, तो अपने गोल को बहुत कंफर्टेबली रीच कर लेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो टैक्स का इम्प्लीकेशन कल को आएगा, उस चीज को भी हम नेगेट कर सकते हैं। सो हल्का सा स्टेप अप या अभी वन टाइम इंक्रीमेंट कर ले तो बहुत अच्छा है। आई विल प्रेफर वन टाइम इंक्रीमेंट सुमित जी, क्योंकि 8 साल का ही पीरियड है, तो अगर ये अभी से इसको 35 को 40 कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी जो स्कीम्स हैं, करीबन 9 स्कीम्स हैं, जिसमें से इनने 3 स्मॉल कैप लिए हैं, 2 मिड कैप और बाकी इनके पास 4 फंड हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप की बात करते हैं। वहां पे सुमित जी, आई विल प्रेफर कि अपना निपॉन का स्मॉल कैप स्टॉप कर दें, क्योंकि उसका करीबन 20 से 22% का जो पोर्टफोलियो है, वो एज इट इज निपॉन के मल्टी कैप के साथ ओवरलैप हो रहा है। प्लस इनके पास 3 स्मॉल कैप है, और ये क्वांट का भी स्मॉल कैप स्टॉप कर सकते हैं 3500 का। मेरे ख्याल से इनको टाटा स्मॉल कैप को कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें 6,000 की SIP से कंटिन्यू करें। एक स्मॉल कैप काफी है इनके पोर्टफोलियो के लिए। उसके अलावा इनके पास 2 मिड कैप्स हैं, ही कैन कंटिन्यू, बिकॉज 8 साल का पीरियड है, तो मैं यहाँ पे कुछ शफल नहीं बोलूंगी। कोटक का जो फ्लेक्सी कैप है, उसमें 4,000 जा रहा है, आई थिंक उसको होल्ड कर ले, स्टॉप करके होल्ड कर ले एंड एज इट इज रहने दें। और जो ये एलोकेशन है इसको ये अपने ICICI के ब्लू चिप की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा और निपॉन मल्टी कैप में। एंड जब इनका रिटायरमेंट का टाइम आएगा सुमित जी, तब ये अपने लार्ज कैप्स को और अपने फंड्स को बेचने की इनको जरूरत नहीं है। उस टाइम पे पहले ये SWP की शुरुआत करें अपने लार्ज कैप के फंड्स के साथ, और उसके टाइम पे अपना बाकी पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, ताकि वो आने वाली जो इनका रिटायरमेंट का फेज होगा, द सेकेंड एंड द थर्ड डेकेड, वहां के लिए इनके पास कुछ और रकम जमा हो पाए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो दत्ता साहब, आपको राय दी गई है।
आप अपनी पोर्टफोलियोज में कहाँ कहाँ पे बदलाव कर सकते हैं, किन किन एसआईपी को रोक सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, और कैसे कैसे अपने निवेश को आप बढ़ा सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब कलकत्ता सीधे चलते हैं दिल्ली की तरफ। वहाँ पर पुष्कर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिंह साहब। सर आपसे मैं बहुत दिनों से कनेक्ट करना चाह रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरा जो क्वेश्चन था वो ले लिया सर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर सर। थैंक यू सिंह साहब। पहले तो माफ़ी कि इतने दिन तक हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं जिसकी वजह से हमारी बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, सराहने के लिए, सवाल पूछने के लिए। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 5 या 6 म्यूचुअल फंड के जो चल रहे हैं मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, और उसमें दो इंडेक्स है निफ्टी 50 के, और बाकी एक लार्ज कैप है और एक इक्विटी लिंक ELSS जिसको बोलते हैं, कैनरा रोबेको का वो है। मेरा जो एम है, मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स को मिलाने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो कॉर्पस जो है 1.5 से 2 करोड़ कब तक पहुंच जाएगा, ये मैं जानना चाह रहा था। और अगर इसमें कुछ चेंज हो सके तो वो आप मुझे सजेस्ट करें। तो 2 सवाल मेरे भी आपसे सिंह साहब। पहला, आपने ये निवेश की शुरुआत कब की थी? 1। दूसरा, आप खुद क्या चाह रहे हैं कि ये कब रिटायर हो? क्योंकि आपने अगर ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए अगर कर रहे हैं, तो आपने खुद के लिए कोई तय किया है कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं? सर मेरी रिटायरमेंट एज तो मतलब एट प्रेजेंट आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, और रिटायरमेंट एज जो है अभी वो 25 ईयर्स अवे है। तो 20-25 साल में जितना भी कॉर्पस हो जाएगा मैं इसी SIP को लेके चलूँ, और मैं स्टेप अप भी कर सकता हूँ। मुझे स्टेप अप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट और मैंने जो स्टार्ट किया था वो 22 से किया था। आप बहुत जी चलिए, बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि आपने शुरुआत छोटी की, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के आप यहाँ तक पहुँचे, और अभी भी 25 साल का एक बहुत बड़ा टाइम आपके हाथ में है। तो आपका गोल ना केवल अचीव होगा बल्कि आराम से एक्सीड भी होगा। बस थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, वो आपको आगे प्रबलीन मैम बताएंगे। तो प्रबलीन मैम, 1.5 से 2 करोड़ का एक मॉडेस्ट सा इन्होंने टारगेट रखा है अगले 25 साल के लिए, और जो इनकी SIP का साइज़ है 30,000 रुपये के आसपास की SIP, वो ये आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं। 1-2 ऑब्जर्वेशन जो मैंने है कि मेजरली तो इनके सारे फंड सही से लग रहे हैं, बट कुछ ये सेक्टोरल फंड के अंदर भी निवेशित है, जिसमें डिजिटल फंड इनका एक इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर ये निवेशित है। इन्होंने शायद एक मुश्त भी वहाँ पर डाला हुआ है। आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए इन्हें? जी सुमित जी, 30,000 की इनकी SIP है, और जो इनका लक्ष्य है, पहले अगर सेम निवेश करते रहे और हमने 12% का रिटर्न अगर हम अज्यूम करके चले, तो ये रफली अराउंड 15 इयर्स में अपना 2 CR के अराउंड पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ा भी और इनका रिटर्न रहा। और अगर ये उससे सूनर पहुंचना चाहते हैं तो इनको थोड़ा स्टेप अप करने की जरूरत है। बट सुमित जी, यहाँ पे इन्फ्लेशन को जरूर पुष्कर जी लेके चले, क्योंकि जो पैसे की कीमत है वो हमारी आधी हो जाती है हर 12 साल में करीबन 6% के इन्फ्लेशन पे। और क्योंकि आज इनको शायद 2 करोड़ की रकम बड़ी लग रही होगी, आज से 15 साल बाद आपको 2 करोड़ उतना बड़ा नहीं लगेगा। इसलिए स्टेप अप जरूर करते रहे अगर इनके पास कैपेसिटी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की, बिकॉज जितना आज आप निवेश कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, उतना आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा। आप डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, ऑल्दो आप अराउंड 2 CR 15 इयर्स में रीच कर सकते हैं। उसके बाद सुमित जी, इन्होंने बहुत अच्छा है, ही इज गॉट 2 इंडेक्स फंड्स, पर ये दोनों ही निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स हैं। तो मेरी राय होगी कि एक निफ्टी 50 का फंड रखें, दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 का SIP कर लें। तो एक लार्ज कैप में निफ्टी 50, सेकंड हो गया इनका निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके बाद इनको, मुझे लगता है आजकल न्यू टैक्स रिजीम में अक्सर टैक्स सेवर्स की जरूरत नहीं है। अगर उनको जरूरत नहीं है तो फिर वो कैनरा रोबेको को स्टॉप भी कर सकते हैं। इंस्टेड आई थिंक ही शुड ऐड अ स्मॉल कैप, बिकॉज इनका लॉन्ग टाइम का पोर्टफोलियो है, वहां ये एक एक्टिव फंड देख ले, चाहे तो कैनरा रोबेको का ही स्मॉल कैप ले ले, बंधन का ले ले, DSP का ले ले, टाटा का ले ले, कोई भी अच्छे फंड हाउस का। और उसके साथ साथ जो निपॉन का लार्ज कैप है, ऑल्दो वो अच्छा फंड है, मुझे लगता है कि लार्ज कैप में हमें एक्टिव फंड की जरूरत नहीं है। इसको स्टॉप करके प्लीज आप एक मिड कैप फंड को जोड़िए अपने पोर्टफोलियो में, वो इंपॉर्टेंट है। और मिड कैप में आप चाहे निपॉन का ही 150 मिड कैप
इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो आपका एक ब्रॉडर पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ-साथ आप अपने पराग पारिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लार्ज कैप निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, देन 150 इंडेक्स, एक स्मॉल कैप और पराग पारिक। आपके 5 फंड्स के साथ मेरे ख्याल से आप अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़िए और इससे ज़्यादा भी फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रवलीन मैम ने 15 साल के लिए जो आपको अवधि बताई उसके हिसाब से करीब करीब 2 करोड़ यानी 1,51,37,000 रुपए के आसपास बनता है मोटे मोटे नंबर के लिहाज से अगर देखें तो। यही अगर 20 साल के लिए आप रखेंगे तो 3 करोड़ रुपए बन जाता है, और यही आपने जो 25 साल का जिक्र किया अगर उसके लिए रखते हैं तो 5 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच जाना चाहिए। ये 12% के हिसाब से आपकी एसआईपी की वैल्यू बैठती है, और स्टेप अप करेंगे तो बहुत अच्छा। देखिए पुष्कर जी, आप स्टेप अप करने के लिए तैयार हैं, आप 25 साल रखने के लिए तैयार हैं, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप अप करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करें, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो बेटर रिस्क आप करते रहिए, और आपका 2 करोड़ का गोल ईजिली अचीवेबल है अगर आप इसी तरीके से अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ फंड के बदलाव आपको प्रॉब्लम हमने बताए हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, और मतलब पुष्कर जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें देखने सराहने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रवलीन मैम से, जिनसे हमने चर्चा की बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों से आप बाइस्ड होते हैं, उसको लेकर हमने उनके व्यू लिया है, और साथ ही साथ अब दर्शकों सवालों के जवाबों पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। राजेश कुमार जी हमारे अगले दर्शक हैं, जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं पटना से। राकेश कुमार जी, माफ़ कीजिएगा। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है 20/8/24 से सर। मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और उसमें सर मैंने 7,500 का एसआईपी क्रिएट किया है, जो कि पोर्टफोलियो मैंने डिस्क्राइब किया है सर। आईसीसी प्रेसिडेंशियल ब्लू चिप फंड 2,000 रुपये का मंथली एसआईपी है सर। मोती लाल ओसवाल मिड कैप फंड 1,000 मंथली है सर। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये भी एसआईपी है 1,000 रुपये की मंथली। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपया एसआईपी है सर। क्वांटा स्मॉल कैप फंड 1,000 एसआईपी। राजेश जी मेरा एक सवाल आपसे था। नहीं राजेश जी एक सवाल मेरा था। आपने बहुत सारे फंड्स को चुन रखा है, आपके 7,500 रुपये के एसआईपी में आपने बहुत सारे फंड्स के नाम चुने हुए हैं। इतने सारे फंड लेने के लिए कोई खास वजह? सर फर्स्ट टाइम था तो उतना आइडिया नहीं था, तो हमको लगा कि थोड़ा थोड़ा करके ही सब में स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है राजेश सर, शुरुआत होती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे चलता रहता है। आप सीखें और बेटर होते रहें, यही हमारी कोशिश रहती है, यही आप भी कोशिश करिएगा। प्रवलीन मैम, बढ़िया चीज़ ये है कि इन्होंने निवेश की शुरुआत करी। थोड़ा देर हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा, वो बात की बात है, लेकिन निवेश की शुरुआत करी वो सबसे अच्छी चीज़ है। इनका करीब 7,500 रुपये का निवेश है। ये 15 से 20 साल के लिए अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, वो आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन में है कि इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एक बल्क, एक मुश्त पैसा भी डाला है। दूसरा, थोड़े फंड्स का जो नंबर ऑफ फंड्स है वो ज़्यादा है। तो क्या इन्हें कुछ कट डाउन करने की या कुछ कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है इतने सारे फंड्स में से कुछ चुनिंदा फंड्स में? बिल्कुल सुमित जी, बहुत बिकॉज इनकी अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है, मैं डेफिनेटली राय दूंगी कि थोड़ा ट्रिम डाउन करने की जरूरत है। एक तो जो लंबे समय का आपका पोर्टफोलियो होता है उसमें प्लीज आप एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स को दोनों को लेके चलिए, और मेरी ये राय होगी कि आप एक नए सिरे से अपने इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करिए। आप एक लार्ज कैप में निफ्टी 50 का इक्वल वेट इंडेक्स फंड लीजिए, जो आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर देगा। आपको आईसीआईसीआई और आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक मिड कैप फंड अपना कंटिन्यू कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप एक स्मॉल कैप को कंटिन्यू करिए जितना अभी आपका निवेश है। तो आपका लार्ज कैप इंडेक्स हो गया, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, अभी आपके लिए उतना काफी है आपके पोर्टफोलियो में। और इस निवेश के साथ अगर आपने 15 साल तक शुरुआत अपना कंटिन्यूड रखा तो करीबन आप 37 लाख जमा कर लेंगे, और 20 साल में 74। इसलिए आपको अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत होगी। आप स्टेप अप करते रहेंगे ताकि इस महंगाई के दौर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करते रहें। पर इस टाइम पे सिंपल पोर्टफोलियो चलिए, सिर्फ 3 फंड्स के साथ आप आगे बढ़िए, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट आपके पोर्टफोलियो के लिए।
तो राजेश जी, थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो में अपने फंड्स को कम करिए। फंड्स में भाई कोई खराबी नहीं है, पर थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। एक, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू भी करिए, जितना आपसे हो पाए आप जितना बढ़ा पाएँ, आप मतलब एक्सटेंड ना करिएगा, स्ट्रेच मत करिएगा, लेकिन जितना आप कर पाएँ उतनी एसआईपी बढ़ाइए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा वो आप ही के लिए होगा। तो आप इस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। प्रवीण मैम, जाने से पहले टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से। सुमित जी, सबसे पहले है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। 3-4 फंड हाउसेस के द्वारा ये अवेलेबल है। ये एक फंड है जो ऐड किया जा सकता है उन निवेशकों के लिए, स्पेशली जिनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं। इसके साथ स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, ये इनके सीआईओ मैनेज करते हैं। आई थिंक इट्स अ नाइसली मैनेज्ड फंड। इसके साथ साथ जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं पर थोड़ा इक्विटी में एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिनका 3 से 5 साल का एलोकेशन है और थोड़ा मॉडरेट रिस्क चाहते हैं। एंड इसके साथ अगर किसी को थीमेटिक फंड में जाना है तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे बहुत हाई रिस्क ना लेके, अगर आप देखना चाहते हैं थीमेटिक में, तो आप एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, या कोई दूसरा कंजम्पशन फंड देख सकते हैं जैसे मेरा का, जहां पे हम इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है उस पे हम प्ले कर रहे हैं, एंड हमारी जो राइजिंग पर कैपिटा इनकम है हम उससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो 4 फंड आपके सामने हैं, अलग अलग एएमसीज के फंड, अलग अलग तरीके से आपके पर्पसेस को सॉल्व करेगा। सो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। प्रवीण मैम, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, टॉपिक पे आज के अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। योर मनी को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।